हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट को। दैट पोस्ट इज़ ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपने बहुत सारे केसेस में ऐसा सुना होगा, पर्टिकुलर नेम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी हम यूनियन ऑफ इंडिया वाले केसेस देखते हैं, उसमें जो सुप्रीम लॉयर सरकार की तरफ से जो सुप्रीम एडवोकेट होते हैं, वो हमेशा होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये अटॉर्नी जनरल हमारे देश में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हो इन्हीं को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर या फर्स्ट लॉयर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इनका जिक्र अगर हम कहें तो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट का जिक्र है इन आर्टिकल 76 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके जो हेड होंगे उनकी अपॉइंटमेंट भी हमेशा प्रेसिडेंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर जो हेड होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट करते हैं। तो सिमिलरली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी अपॉइंटमेंट करने वाले कौन? भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कमिंग ऑन टू द टर्म, अगर हम अटॉर्नी जनरल के टेन्योर की बात करें तो इनका टेन्योर या इनका टर्म कोई फिक्स नहीं है। ही एंजॉयज द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। तो हम कहें एट द प्लेजर, या कह सकते हैं हम डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उनकी पोस्ट पर रख सकते हैं। और इनका नॉमिनेशन अगर देखा जाए तो वो यूनियन कैबिनेट करती है। इनको नॉमिनेट तो कर रहे हैं कैबिनेट विच इज लेड बाय नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉमिनेटेड बाय यूनियन कैबिनेट, और यूनियन कैबिनेट को हेड करते हैं हमेशा प्रधानमंत्री जी। तो ये तो कुछ बेसिक सी बात हुई अटॉर्नी जनरल के रिगार्ड में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत रिगार्डेड पोस्ट है, हाईली रिगार्डेड पोस्ट है। और इनकी अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये इंडिया के किसी भी कोर्ट में एज एन ऑडियंस बैठ सकते हैं। ही कैन बी एन ऑडियंस और स्पेक्टेटर इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, बी इट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में तो खैर बहुत कम चांसेस हैं कि ये जाएंगे, बट ये इनके पास राइट है, इनके पास ये प्रिविलेज है कि इंडिया के किसी भी कोर्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मोर ओवर अटॉर्नी जनरल के पास एक और राइट रहता है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी सेशन में जा सकते हैं। पार्लियामेंट का चाहे विंटर सेशन हो, समर सेशन हो, मॉनसून सेशन हो, वॉट एवर, जो भी बजट सेशन है, कभी भी कोई सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, ही कैन बी एन, अगेन यहाँ पर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बट ही एंजॉयज द पावर और प्रिविलेजेस सिमिलर टू दैट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितनी ही अथॉरिटी ये एंजॉय करते हैं, ईदर हाउस की हम बात करें, ईदर हाउसेज में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी सिटिंग में जा सकते हैं। बट सिंस ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज एंजॉइंग द privileges of the member of parliament, but he is not a member of parliament. That is why he does not have the authority to vote on a particular bill. किसी भी बिल पर ये वोट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर के प्रिविलेजेस एंजॉय करेंगे, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जाकर बैठ सकते हैं, सिटिंग को पूरा सुन सकते हैं। और ऐसा इनको राइट क्यों दिया गया है? बिकॉज ही इज गोइंग टू डिफेंड द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, जो गवर्नमेंट अपने जितने भी उनके फंडामेंटल्स हैं वो बताती है कि भाई कोई भी बिल अगर वो इंट्रोड्यूस कर रही है, कोई कानून अगर बन रहा है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट रीजन, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट डिसीजन। अब कोई भी, जैसे सपोज हम बोलते हैं सेक्युलर सिविल कोड, आजकल आप ये बड़ा सुन रहे हो क्योंकि पीएम मोदी जी ने इस बार 15 अगस्त की स्पीच में एक टर्म यूज़ किया है, सेक्युलर सिविल कोड। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम से इट इज़ लेइंग द स्ट्रेस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्युलर सिविल कोड इन इंडिया। पहले तो हम लोग इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते थे,
आज भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी का जिक्र होता है इन आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है यूसीसी, आर्टिकल 44 का हिस्सा है। उसको लेकर पीएम मोदी ने इस बार 15 अगस्त की स्पीच में भी बात की। अब जैसे ये यूसीसी पर सपोज कोई बिल इंट्रोड्यूस होगा, तो अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के हाउस में सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर किसी ने पिटीशन डाला अगेंस्ट सेक्युलर सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड, एट द हाईएस्ट लेवल इन सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डिफेंड द गवर्नमेंट। तो भाई ही शुड हैव दी बेसिक इंस्टिंक्ट कि कोई भी बिल या कोई भी एक्ट जो बनना है, कोई भी कानून अगर बनना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्यों लाया जा रहा है, इंट्रोडक्शन का सारा जो एक एवेन्यूज़ जितने भी हैं वो सबको समझना इज़ अ पार्ट ऑफ हिज जॉब। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सिमिलरली अगर हम बात करें क्या अटॉर्नी जनरल को कोई मदद करने के लिए भी होता है, जी बिल्कुल होता है। अगर हम अटॉर्नी जनरल के नीचे एक पोस्ट देखें जो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करेंगे, उस पोस्ट को हम बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक्चुअली सॉलिसिटर वर्ड दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। जो सॉलिसिट करे यानी जो असिस्ट करे, मदद करे इन दी फ्रेमिंग ऑफ और ड्राफ्टिंग ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स, उसको सॉलिसिटर बोलते हैं। आप ब्रिटेन या कहीं और सुनोगे तो ये टर्म सॉलिसिटर बड़ा कॉमन है। अगर हम फ्रांस चले जाएंगे तो वहाँ जैसे अब हम इंडिया में एडवोकेट्स बोलते हैं, वहाँ एवोकेट्स बोलते हैं। तो ये टर्म का थोड़ा फ़र्क है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रोफाइलिंग भी अलग हो जाती है। इंडिया में सॉलिसिटर जनरल इज़ दी सेकेंड हाइएस्ट लॉ ऑफिसर। इंडिया में whosoever is the solicitor general, वो असिस्ट करता है किसको? ही असिस्ट दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बट अगेन बहुत हाईली रैंक्ड ऑफिसर हैं, बिकॉज इनसे ऊपर सिर्फ एक ही रैंक ऑफिसर होता है इंडिया में, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होगा, ये सेकंड लॉ ऑफिसर होगा। ही इज़ बीइंग असिस्टेड बाय अनदर 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, वो इनको असिस्ट करते हैं। वो भी अगेन बहुत सीनियर लॉयर्स होते हैं। तो अभी जैसे हम लोग बात करें सॉलिसिटर जनरल की, तो राइट नाउ वी हैव तुषार मेहता एज आवर सॉलिसिटर जनरल। और अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल हमारे प्रेजेंट कौन है? वी हैव आर वेंकट रमानी एज आर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पहले यानी फर्स्ट कौन थे एजीआई? तो द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाज एमसी सितलवाड़, बहुत फेमस लॉयर रहे हैं। वही इंडिया के पहले पहले एडिशनल हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे। मोर ओवर अटॉर्नी जनरल के साथ आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी। वैसे तो गवर्नमेंट इनको एक फिक्स पे देती है ऑफ 2,25,000 पर मंथ, विच विल ट्रांसलेट टू समवेयर क्लोज टू 27 लाख पर एनम। बट पर केसेस की हियरिंग पर भी इनको पेमेंट मिलती है। जैसे अगर ये सिटी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कहीं किसी स्टेट हाई कोर्ट में जा रहे हैं, या कहीं भी दिल्ली से बाहर पिटीशन है वहाँ इनको जाना है, तो उसको इनको पर डे पर हियरिंग का चार्ज मिलता है। सिमिलरली ड्राफ्टिंग करना, लीव पिटिशंस बनाना, वॉट एवर ही इज़ मेकिंग, उसके लिए इनका एक एडिशनल पर डे पर हियरिंग का चार्ज होता है। मोर ओवर ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिसिंग। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइवेट प्रैक्टिसिंग भी कर सकता है। गवर्नमेंट को तो केसेस लेंगे ही लेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिसिंग में भी अटॉर्नी जनरल रहेंगे। सरकार उनको ऐसा पे आउट नहीं कर रही कि इस तरीके से कि भाई वो प्राइवेट प्रैक्टिसिंग से उनका मतलब उनका जॉब प्रोफाइल ही इस तरीके का है कि एट द सेम टाइम ही कैन ऑल्सो वर्क फॉर दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस और अदर पर्सन्स एज वेल। बट खास चीज़ ये होती है कि किसी भी सेंस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो केसेस नहीं लेंगे, बिकॉज वो गवर्नमेंट के फेवर के लॉयर हैं, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस नहीं लेते। मोर ओवर कोई क्रिमिनल का केस वो नहीं हैंडल करेंगे। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसमें किसी क्रिमिनल को बचाना है, तो वो केसेस ये नहीं लेंगे। टेररिस्ट के केसेस ये नहीं लेंगे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस नहीं लेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितने भी और कॉर्पोरेट केसेस वगैरह लेने हैं, ही कैन टेक इट एट एनी पॉइंट इन टाइम। उसमें गवर्नमेंट इनको कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट या डिबार नहीं करती है प्रैक्टिसिंग से। तो इतनी खास चीज़ें तो आपको
इन रिलेशन विद द इन रिलेशन विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पता होनी ही चाहिए. मोरओवर अगर हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल के पास कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं होता, तो ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी नहीं है. हाँ, एडवाइजरी रूप में ज़रूर ये काम करते हैं, गवर्नमेंट से एडवाइस ले सकती है ऑन सर्टेन मैटर्स, बट एब्सोल्यूट राइट्स इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर के नहीं दिए जाते हैं. तो इतना कुछ आपको जानना था इन टर्म्स विद अटॉर्नी जनरल. कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इंश्राइंड है, टर्म टेन्योर के बारे में आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट एंड प्रेजेंट के बारे में पता होना चाहिए, ओवर एंड अबव पार्ट्स एंड प्रेस्टीज के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता हो. क्वेश्चंस यूजुअली इसमें पूछा जाता है जनरल एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, या इनकरेक्ट और करेक्ट कुछ दे देगा आपसे, और फिर आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये सीयूटी पीजी में इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, और थोड़े बहुत चांसेस ऐसे क्वेश्चन बनने के सिम्बायोसिस के एग्जाम में भी रहते हैं, और अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट बीवी भारतीय विद्यापीठ या सीयूटी यूजी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे. कई बार यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं, जैसे आपसे 4 लेफ्ट पर आपके एक कॉलम में दे देगा 4 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का नाम, राइट पर आर्टिकल्स आपको दे देगा, और यू हैव टू जस्ट पेयर द करेक्ट वंस, और मैच दी फॉलोइंग करके क्वेश्चन बनेगा, या आइडेंटिफाई द करेक्ट और इनकरेक्ट पेयर. इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. तो दैट वाज ऑल अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. मिलेंगे फिर बहुत जल्द कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो.